जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। सुबह 8:05 पर यह आग लगी। 10:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। अपार्टमेंट में 11वें तल्ले के फ्लैट नंबर 1102 में आग लगी थी, जिसमें फ्लैट के अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग में 10 लाख के आभूषण, 30 लाख नगद जल गए। आग इतनी भयानक थी कि ऊपर के 3 तल्ले तक धुएं का फैलाव देखा गया। आग की वजह से पास के फ्लैट और ऊपरी तल्लों को हल्का नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को ऊंचाई की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में आग लगी थी वो अरगोड़ा कटहल मोड़ मार्ग पर है। आने लगा कि बाहर से कि कैसे हल्ला हल्ला बचाओ बचाओ टाइप का, तो हम लोग बाहर निकले तो देखे उस फ्लैट में आग लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो अपना फायर फाइटिंग का जो एक स्प्रिंकलर हुआ वो जैसे ही हुआ तो अपने चालू हो गया। तब तक हम लोग फायर डिपार्टमेंट को कॉल किए तो 10 से 15 मिनट में हम लोग को फ्लैट में आग लगी। उसमें लोग थे अंदर में? लोग थे बट सब कुछ बाहर निकल गए थे उस समय तक। तो कितने लोग थे उसके अंदर में? ये तो 5-6 लोग थे, 2 बच्चे थे और 4-5 लोग थे हमको लगता है। अभी तक का जो वजह पता चल रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो यानी क्या पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में? हाँ, अभी पूरी तरह से आग को बुझा लिया गया है। तो दमकल के जितनी भी गाड़ियाँ पहुँची, कहा जब फायर फाइटिंग जो लगे हुए थे उन्होंने वर्क किया, अच्छी तरीके से काम किया? हाँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए काफ़ी मशक्कत के बाद, चूँकि 11th फ्लोर पर ये आग लगी थी तो थोड़ा काफ़ी टफ था बुताना, लेकिन इन्होंने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आग को काबू पा लिया गया और पूरी तरह से बुझा दिया गया आग। रांची के अरगोड़ा स्थित पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1102 में आग लगी है। हम इस समय फ्लैट नंबर 1102 के अंदर में हैं और बता दें कि 11वें तल्ले पर हम हैं, जिस फ्लैट में बुरी तरह आग लगी और इसी फ्लैट से निकले आग की लपटों ने और धुओं ने दूसरे फ्लैट को भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन जो तस्वीर अब बेहद भयावह है। हम इस समय 11वें तल्ले पर हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखला रहे हैं कि देख सकते हैं कि जो चिंगारी है, अभी भी चिंगारी को देख सकते हैं कि चिंगारी में आग लगी हुई है और फ्लैट के अंदर का रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है, कहीं कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अगर आप छत की दीवारों को देखेंगे तो छत की दीवारें जो हैं अब उन दीवारों में भी छड़ नज़र आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि हालात जो है बेहद ही ख़तरनाक है। पंखों का जो नामो निशान है पंखे का, वो नामो निशान ख़त्म हो चुका है। चारों तरफ जहाँ कहीं भी अंडरग्राउंड वायरिंग कहें या फॉल्स सीलिंग, सबकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालत है। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से कमरे का कंकाल अगर कहा जाए तो फ्लैट के अंदर का कंकाल आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही हालात जो हैं भयावह हैं। देखिए बेडरूम है और बेडरूम के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से लोगों की जान बची और लोग यहाँ से निकल कर गए। लोग कितने बजे की बात? सुबह का 8 बज रहा था। तो हम लोग ऑफिस के लिए, और बच्चे स्कूल डीपीएस में पढ़ते हैं, रांची डीपीएस में, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे कि बच्चों को तैयार करना है। फिर मुझे भी ऑफिस जाना था। तो एक बैग से जो पूजा घर है वहाँ भी पूजा हुई नहीं थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगा और 15-20 सेकंड होते होते पूरा घर में आग लग गया। कमरे अभी आपका बेडरूम है? ये बच्चों का किड्स रूम है, बच्चों का रूम है। हम लोग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी करने के लिए उठाए थे और वो लोग को नहाने के लिए लेके जा रहे थे। मेड जो थी वो पोछा लगा रही थी, वो बोले कि भाभी सो आग लग गया है, पूजा रूम में आग लग गया। तो हम सबसे पहले दौड़े, एमसीबी पूरा डाउन किए और हम लोग गए बाहर कि किसी तरह बूझे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया हम लोगों को। फिर हम लोग जल्दी से सब लोग बाहर आ गए। फिर जो भी हुआ सब सामने ही है। आग रुक नहीं पाई, बहुत तेज थी। ये दीवार को देखिए कि दीवार ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ और। देखिए दूसरे कमरे की तस्वीर देखिए। दूसरे कमरे की तस्वीर तो वास्तव में आने के लायक भी नहीं है। कमरा अभी तक अंदर से बेहद गर्म है। कमरा अंदर से बेहद गर्म है और देख सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये स्थिति क्या है। कमरे में कुछ भी नहीं बचा। जब कोई कहते हैं फ्लैट जब अंदर से नया बन रहा होता है जिस समय, तो उस समय भी ऐसी तस्वीरें नहीं होती है। कुल मिलाकर स्थिति अंदर से बेहद ही खौफनाक है। एक पूरी की पूरी गृहस्थी जो है
पलक झपकते ही खत्म हो चुकी है, सामान खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, समय रहते लोग घर से बाहर निकल गए। लेकिन फिलहाल संपत्ति के नुकसान का जो बता रहे हैं कि 30 से 35 लाख रुपए का सिर्फ इंटीरियर हुआ था और पूरा सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर गढ़वा से, जहां कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। घर और दुकान में लगी आग में करीब 35 लाख का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई, लेकिन अतिक्रमण की वजह से रास्ता क्लियर नहीं था, जिससे समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। आग इतनी भयावह थी कि दुकान से सटे घर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण घर में रखा सारा सामान, कपड़े, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज भी जलकर नष्ट हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां भी जताई जा रही है। रमना में एक व्यवसायी के कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कितना का लगभग नुकसान हुआ होगा? 50 लाख से ऊपर का कपड़ा और घर जल गया। क्या कहेंगे? अब इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा, लेकिन वहाँ का जो व्यवसायी के द्वारा बाजार में जो अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते सही समय पर दमकल नहीं पहुँच पाता है। इसके 2 साल पहले, 3 साल पहले भी एक व्यवसायी का घर में, दुकान में आग लगा। रांची से बड़ी खबर है। खलारी थाना क्षेत्र में हत्या के बाद आत्महत्या हो गई। सन की आशिक ने प्रेमी को गोली मारी और फिर अपनी हत्या कर दी। घटना के बाद खुद को भी उसने गोली मारी। मौके पर दोनों की मौत हो गई। KDH कॉलोनी की यह पूरी घटना है। खलारी थाना क्षेत्र में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला सामने आया। सन की आशिक ने प्रेमिका को पहले गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। मौके पर दोनों की मौत हो गई। KDH कॉलोनी की यह पूरी घटना है। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन में सभी प्रत्याशियों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया। आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए कि महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के लिए उम्मीदवार उसी नगर निकाय के मतदाता होने चाहिए। 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आरक्षण के कारण वार्ड में चुनाव न लड़ पाने वाले अन्य वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। सभी जिलों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आयोग जल्द ही DC, SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्थिति का जायजा लेगा। चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी अंतिम चरण में है। का पहले से ही आदेश है कि 2 बच्चे, ये कट ऑफ उनका डेट है, उसके बाद अगर 2 बच्चे से ज़्यादा है तो नहीं लड़ सकते हैं। और तो इसके लिए क्या उनको स्वतः प्रमाण कुछ देना पड़ा? हाँ, सभी जिला को निर्देश दिया गया है। वो नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे तो उस संबंध में जो है उनको एक शपथ पत्र दाखिल करना है कि स्थिति के बाद जो है 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं है। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी-मार्च में राज्य में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। सत्ताधारी दल JMM ने कहा कि चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इस पर बीजेपी ने फरवरी और मार्च में निकाय चुनाव होने पर भी संदेह जताया। बीजेपी विधायक CP सिंह ने चुनाव में पारदर्शिता की मांग की। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव के लिए तैयार है और इसको लेकर जिलावार बैठक भी हो रही है। चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा और जो एक आरक्षण के कारण पिछड़ों को आरक्षण देने के मसले पर चुनाव में विलंब हुआ, वो मुकम्मल कर लिया गया। पिछड़ों को आरक्षण सुनिश्चित कर दी गई, तो एक बड़ी उपलब्धि सरकार की रहेगी और बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होगी। हर लोग जानता है ये ST के लिए होगा, तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहिए और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, ताकि नगर निकाय सरकार, एक तीसरी सरकार जो होती है वो बन सके और राज्य सरकार को केंद्रांश भी मिल सके। जो है सीटों के भी चयन हो गए हैं, अधिसूचना जारी हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी ने लटका के रखा हुआ था, वो सारे अड़चन भी दूर हो गए। चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इसके लिए तैयार है। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। आदिवासी जमीन को लेकर CM हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। कहा कि सरकार ने
हिंडालको को 800 एकड़ से ज्यादा जमीन दी है। जिनका जंगल से ही आजीविका चलता है वो कहां जाएं? चंपाई सोरेन ने दावा किया है कि उनका 5 माह का कार्यकाल 6 साल के वर्तमान सरकार पर भारी है। फिर 23 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में 559 एकड़ जमीन फिर हिंडाल्को को ही नवामुंडी मुआवजा नहीं दिया। फिर उसका साथ साथ निमडी प्रखंड में 57.50 एकड़ कुल मिलाकर के 850-900 एकड़ आवंटन उसी कंपनी को कर दिया, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को, जिसको यहाँ कोल वो लोग दे रहे हैं। ये नॉन शेड्यूल एरिया में है, पलामू प्रमंडल में है। जंगल यहाँ का क्षति होगा उसका जिम्मा शेड्यूल एरिया में। ये सरकार का सोच से हम थोड़ा। झारखंड का अगला डीजीपी कौन होगा, ये सवाल आम आदमी के साथ साथ सियासत के लिए भी फिलहाल चर्चा का विषय है। 31 दिसंबर को राज्य के प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगला डीजीपी कौन होगा, ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से अभी तक डीजीपी नियुक्ति को लेकर यूपीएससी को कोई पैनल नहीं भेजा गया। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट से जो नियमावली स्वीकृत की गई थी उसी के तहत राज्य के अगले डीजीपी की नियुक्ति की जा सकती है। फिलहाल अगले डीजीपी पद की रेस में कई नाम हैं, जिसमें वरीयता के लिहाज से अनिल पाटला, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया का नाम चर्चा में। सत्ताधारी दल जेएमएम ने कहा है कि राज्य में कैबिनेट से स्वीकृति नियमावली के अनुसार भी डीजीपी की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन यह फैसला सरकार को लेना है। लेकिन इसकी घोषणा 3-4 दिन के अंदर कर दी जाएगी। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में बड़े पदों पर नियुक्ति के मामले में केंद्रीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि डीजीपी पद के लिए वैसे अधिकारी को खोजा जा रहा है जो जेएमएम के कार्यकर्ता के तौर पर काम करे। वहीं कांग्रेस इस मामले में जेएमएम के साथ खड़ी दिख रही है। जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार ने कैबिनेट से पास करके एक नियमावली बनाई है, कैबिनेट से पास किया गया है, तो उस नियमावली के तहत राज्य सरकार स्वतंत्र है। जो नियुक्ति होनी है उस नियमावली के तहत भी हो सकती है। ये फैसला सरकार को लेना है और बहुत जल्द, मैं समझता हूँ 2-4 दिनों के अंदर इस पर से पर्दा हट जाएगा। कई बार हमारे विपक्षी दलों ने पहले के डीजीपी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि राज्य की सरकार नियम संबद्ध समयबद्ध इस पर फैसला लेगी और हमारे नए बीजेपी की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इंडी गठबंधन वाले के पास कोई मापदंड नहीं है। जो इनको पसंद आता है, जो इनके साथ सहयोगिता की भूमिका में निभाता है, वैसे लोगों को बनाते हैं। तो वैसे लोग खोज रहे होंगे कि कौन जेएमएम के पक्ष में काम करे, जेएमएम का कार्यकर्ता के रूप में काम करे। वैसे ही लोगों को खोज रहे होंगे जिसको डीजीपी बनाएंगे। अब इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है। और पलामू में ज्वेलरी कारोबारी से 1 करोड़ रंगदारी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें रंगदारी की रकम में से 20% कमीशन मिलता है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से मेदिनीनगर के ज्वेलरी कारोबारी रंजीत सोनी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 गुर्गों को गिरफ्तार, हथियार, मोबाइल और गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नाजिम पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसने यूट्यूब के माध्यम से गैंगस्टर प्रिंस खान का नंबर निकाला और कॉल से उन्हें संपर्क कर रंजीत सोनी से रंगदारी मांगने के लिए कारोबारी का नंबर उपलब्ध कराया। 25 दिसंबर को प्रिंस खान के कहने पर नाजिम और उसका साथी मुर्तजा अंसारी कारोबारी के दुकान में फायरिंग करने के लिए तैयारी में था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो छतरा में प्रिंस खान द्वारा जो है प्रेम सिंह को धमकी दिया गया था, वो जो न्यूज़ चला था सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे,
उससे जो है प्रिंस खान का नंबर उसको मिल गया था और मोहम्मद नाजिम जो है प्रिंस खान से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद जो है ये गोल्ड हाउस दुकान से मोहम्मद नाजिम इसी साल 7वां महीना जो है गोल्ड या कुछ आइटम्स खरीदा था, तो उसका बिल उसके घर में था। तो बिल में जो है मालिक रंजीत कुमार सोनी का मोबाइल नंबर अवेलेबल था। वो मोबाइल नंबर जो है उसने प्रिंस खान को अवेलेबल कराया। और झारखंड कैबिनेट द्वारा पेशा कानून 2025 को मंजूरी दिए जाने पर सिमडेगा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रदेश कमेटी के निर्देश पर विधायक जिला अध्यक्ष भूषण बाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और नारेबाजी की। भूषण बाड़ा ने कहा कि इस कानून से ग्राम सभाएं सशक्त होंगी और आदिवासी समाज को जल जंगल जमीन पर निर्णय का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, हमारे ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे जी को और हमारे पूरे झारखंड सरकार को, किनके एक अथक प्रयास से यहाँ के हमारे आदिवासियों को इस तरह का जो अधिकार मिला है। अब निश्चित रूप से अब हमारा इस पेशा कानून के द्वारा हमारा ग्राम सभा मजबूत होगा। और जमशेदपुर में 29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। ओल चिकी लिपि के 100वें वर्ष के समापन समारोह में राष्ट्रपति करनदीही स्थित जाहेरे थान में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और पुरस्कार वितरण करेंगी। इसके बाद सरायकेला के आदित्यपुर में एनआईटी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। पूरे शहर को सजाया जा रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया का जमशेदपुर में भ्रमण यहाँ पर प्रस्तावित है 29 दिसंबर को, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। जो भी हमारा राष्ट्रपति महोदया का जो विजिटिंग रूट होगा उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके आसपास के सभी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वहाँ पर रहने वाले लोगों का कम्युनिटी सेंसस भी कराया जा रहा है और सारे पूरे रूट का जो एक वेरिफिकेशन है उसको किया जा रहा है। एंटी सैबोटेज चेक, एक्सेस कंट्रोल की सारी व्यवस्था की जाएगी। 29 दिसंबर को जमशेदपुर में राष्ट्रपति जी का आगमन होने जा रहा है, जहां वो 2 कार्यक्रम में शामिल होगी। आपको बता दूं कि सुबह तकरीबन 9 बजे सोनारी एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करेगा और उसके बाद वहां से सीधे तौर पर उनका काफिला जो है बाई रोड होते हुए करंडी पहुंचेगा, जहां करंडी में ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम में वो भाग लेगी। लगभग 1.5 से 2 घंटे वो कार्यक्रम में शामिल रहेगी और उसके बाद सीधे तौर पर कार्यक्रम के बाद वो बाई रोड होते हुए सरायकेला के आदित्यपुर पहुंचेगी, जहां एनआईटी कॉलेज द्वारा 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किया जा रहा है, जहां पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा के भी यहाँ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहला मौका होगा जब वो जमशेदपुर में उनका दौरा होगा। हालांकि इस दौरे को लेकर जमशेदपुर के लोगों को भी खासा इंतजार दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और गुमला के रायडीह प्रखंड स्थित मंझा टोली वैरियर बगीचा में 29 और 30 दिसंबर को कार्तिक यात्रा का आयोजन होगा। 29 दिसंबर को उद्घाटन और 30 दिसंबर को समापन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहेंगी। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क है। उपायुक्त और एसपी ने जशपुर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। और खबर रांची से, जहां सीपीआई ने कार्यालय में अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाया। 100वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पार्टी का झंडोत्तोलन राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने किया। शहीद वेदी पर बारी बारी से सभी साथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं धर्मवीर सिंह ने किया 100वां वर्षगांठ पर केक काटकर और मिठाई एक दूसरे को खिलाकर खुशियां मनाई। तो किसानों और मजदूरों के आवाज बनने के लिए और एक क्रांतिकारी दस्ता के रूप में अंग्रेजों से लड़ने के लिए शोषण और दमन के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तब से लेकर के अब तक, यानी आज के दिन 26 दिसंबर 2025 पार्टी की स्थापना का 100वां वर्षगांठ आज हम लोग पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।
और समुद्र की लहरों पर चलने वाला 115 हार्स पावर क्षमता का 15 सीटर हाई स्पीड बोट अब रामगढ़ के पतरातू लेक में पानी में हवा से बातें कर रहा है। इसकी हाई स्पीड पर्यटकों के बीच अलग ही रोमांच पैदा कर रही है। 17 लाख कीमत के इस हाई स्पीड बोट से पतरातू लेक के मेनलैंड से आइलैंड तक 5 किलोमीटर की जो आने जाने की दूरी है मात्र 2.5 मिनट में पूरी हो रही है। पतरातू लेक में पर्यटकों के बीच इस हाई स्पीड बोट की सवारी को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। पानी से हवा में बात करने वाला हाई स्पीड बोट आ गया है, देख सकते हैं। 17 लाख इसकी कीमत है, 115 HP का है और यहाँ से आइलैंड की दूरी आना जाना 5 किलोमीटर है, जो 2.5 मिनट में पूरा कर लेता है। यानी काफ़ी रोमांचक इसका सफ़र है। बात करेंगे क्या खासियत है इस बोट का? इस बोट का खासियत है कि ये बहुत हाई स्पीड में है और ये आपका आइलैंड का जो राउंड होता है वो 2 से 2.5 मिनट में पूरी हो जाती है। 5 किलोमीटर का दूरी 2.5 मिनट में पूरा हो जाता है? जी जी। तो पर्यटक काफ़ी डरते होंगे? डरते तो हैं, लेकिन सबको मैंने समझा के लेके जाना पड़ता है। समझा के ले जाते हैं जी। अच्छा, कुछ बच्चे हैं, ये हाई स्पीड में बैठी हो, डर नहीं लग रहा है? नो सर। पहली बार इसमें हाई स्पीड बोट में बैठी हो? यस। क्या नाम है? आशीष शर्मा। अच्छा, अरे भाई साहब आप पहली बार बैठे इसमें? जी सर, इसमें पहली बार बैठे हैं हम। 115 HP का है, काफी स्पीड चलता है। कोई बात दिक्कत नहीं है सर। रोमांच एकदम फुल एक्साइटेड है इसमें। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक है। तो आप देख सकते हैं हाई स्पीड बोट अब जाने को तैयार है आइलैंड पे और आइलैंड का दूरी आना जाना 5 किलोमीटर। यहाँ हम बात करेंगे नाविक संघ के अध्यक्ष से। काफी महंगा बोट आया पहली बार यहाँ पर? जी जी, बहुत महंगा बोट लाया है। इस बार पर्यटक काफी यहाँ पर जमा हो जाते थे, इसीलिए हमको सबसे बड़ा बोट लाना पड़ा जिसका स्पीड बहुत ही अच्छा है। कितना लागत का है? लागत 17 लाख का है ये। अच्छा, ये तो अमूमन समुद्र में चलता है। ये पतरातू डैम में अब चला दिए हम ये बोट को। समुद्र का बोट पतरातू डैम में चला दिए। बड़ा तो देख सकते हैं स्पीड को, काफी हाई स्पीड का ये बोट है। 115 HP का है और हवा से बातें करता है, यानी पानी में हवा से ये बातें करता है और 5 किलोमीटर की दूरी आना जाना आइलैंड का मात्र 2.5 मिनट में पूरी कर लेता है। ऐसे में ये नया रोमांच पैदा कर रहा है और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। नए साल के जश्न को लेकर खास और यादगार बनाने की तैयारी राजधानी रांची में पूरी हो चुकी है। शहर के लग्जरी होटल रेडिसन ब्लू में न्यू ईयर बैश 2026 का भव्य समारोह होने जा रहा है, जहां संगीत, डांस और शानदार एंटरटेनमेंट का जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा। यहां प्रीमियम न्यू ईयर सेलिब्रेशन संगीत, डांस और लग्जरी अनुभव के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस भव्य आयोजन में मेहमानों के लिए लाइव बैंड परफॉर्मेंस, हाई एनर्जी डीजे म्यूजिक और प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंस का खास इंतजाम किया गया है। साथ आएं, एंजॉय करें, 31 मनाएं। ये 2026 की शुरुआत होने वाली है। 2025 को हम लोग में बहुत अच्छे काम किए होंगे हम लोगों ने, सो उसको देखते हुए 2025 की लास्ट नाइट 31st नाइट हम लोग रेडिसन रांची में बनाएं। एक दिल्ली बेस्ड बैंड है जो इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, उनका नाम है स्काई हाई बैंड, राइट। वो डीजे बेस्ड बैंड है, उनका 7 से 8 लोगों का एक टीम होता है। सो बहुत हाई एंड बैंड है वो। एंड वो हमारा जो नीचे ग्रैंड बॉलरूम है उसमें उनका अरेंजमेंट किया हुआ है, जहाँ पे बैंड के साथ साथ मतलब गाला डिनर है, ठीक है, अनलिमिटेड बेवरेजेस है। जैसे आपको पता है कि रेडिसन ब्लू रांची हमेशा अपने खान पान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। लोगों के बीच में एक वर्ड ऑफ माउथ हो गया है। तो इस बार जो हम न्यू ईयर करने जा रहे हैं, ये न्यू ईयर जो है हमारा, हमने ज़्यादा फोकस किया है लाइव काउंटर्स पे और अलग अलग इंटरनेशनल व्यंजनों का, इंटरनेशनल, इंडियन, रीजनल इनका व्यंजनों का एक मिश्रण देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।